ये क्या होती है रूट मीन और इफेक्टिव वैल्यू ऑफ एसी? हम इसको इस तरह से डिफाइन करेंगे, इसको हम डायरेक्ट करंट से कंपेयर करके बताएंगे। आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी को डायरेक्ट करंट से किस तरह से कंपेयर करेंगे? व्हाट डू यू मीन बाय रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी? इट इज डिफाइंड एज द value of direct current which produces the same heating effect in a given resistor as is produced by the given alternating current when passed for same time। देखो हम इस तरह से कहेंगे, कल भी हमने एवरेज वैल्यू को डीसी करंट से कंपेयर किया था। कल हमने इस तरह से कंपेयर किया था कि एवरेज वैल्यू ऑफ एसी उस डीसी करंट की इक्वल है जो सेम अमाउंट चार्ज पास करता है उतने टाइम में करता है जितने टाइम में एसी हाफ टाइम में करता है। यहाँ पे हम किससे कंपेयर करेंगे? यहाँ से हम हीट जनरेशन से कंपेयर करेंगे। ये एक रजिस्टर है, एक रेजिस्टेंस है, उसमें से डीसी करंट फ्लो करवाएंगे, एसी करंट फ्लो करवाएंगे, और करंट फ्लो होगा तो हीट जनरेट होगी। तो हम ये देखेंगे कि डीसी करंट फ्लो करवाने से कितनी हीट जनरेट होती है, डीसी करंट फ्लो करवाने से कितनी हीट जनरेट होती है, उससे कंपेयर करेंगे। तो आरएमएस वैल्यू को हम कैसे करेंगे डीसी करंट से कंपेयर? इस तरह से कहेंगे, आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी is equal to that value of DC current which produces same amount of heat when passed through a given resistor for the same time as is done by AC। AC से फ्लो करवाएंगे सेम टाइम के लिए, तो जितने टाइम के लिए हम AC से पास करवाएंगे उतने टाइम के लिए हम DC करंट पास करवाएंगे सेम रेजिस्टर से। तो कितनी हीट जनरेट होती है, इस हीट जनरेटेड वैल्यू को हम आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी कहते हैं, या फिर इसी का नाम वर्चुअल या फिर इफेक्टिव वैल्यू ऑफ एसी कहते हैं। तो हीट जनरेशन निकालेंगे हम इससे। हीट जनरेशन कैसे निकालेंगे? हमने जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट से पढ़ रखा है, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। वहाँ पे H टोटल हीट होता था, यहाँ पे स्मॉल हीट से स्टार्ट करेंगे, तो स्मॉल हीट को हमने DH से रिप्रेजेंट कर दिया। स्मॉल हीट है तो यहाँ पे टाइम भी स्मॉल लेंगे, तो DH है तो आई स्क्वायर आर डी टी। स्मॉल टाइम के लिए पास करेंगे तो स्मॉल हीट जनरेट होगी। इंटीग्रेशन कर दिया टोटल हीट निकालने के लिए। अब ये हमने एवरेज वैल्यू ऑफ एसी निकाली थी, तो हमने हाफ टाइम लिया था, यहाँ पे हाफ टाइम नहीं लेंगे, सेम टाइम लेंगे। डीसी करंट को भी सेम टाइम के लिए पास करवाएंगे, एसी को भी सेम टाइम कंप्लीट साइकिल के लिए। तो कंप्लीट साइकिल का टाइम पीरियड तो टी होता है, तो 0 से टी तक इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। देखो करते हैं, इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं करंट की। तो करंट की क्या वैल्यू है? ये तो इंस्टेंटेनियस करंट है, और इंस्टेंटेनियस करंट हमने पढ़ा था। इस आई की वैल्यू क्या है? आई नोट साइन ओमेगा टी। तो इस आई की वैल्यू है आई नोट साइन ओमेगा टी, इसका स्क्वायर है, इसका हमने स्क्वायर कर दिया। ये आर डी टी, लिमिट है 0 से टी। इसको सोल्व करना। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो डी एच का एच आ जाएगा। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। इसका स्क्वायर करेंगे तो आई नोट स्क्वायर, और ये आर, ये कॉन्स्टेंट है, बाहर निकाल लो। तो हमने आई नोट स्क्वायर आर इनको बाहर निकाल लिया, 0 से टी। अंदर क्या बच गया? साइन स्क्वायर ओमेगा टी बच गया। तो अंदर बच गया साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, इतना बच गया। ठीक है, फिर आगे लिख लेंगे आई नोट स्क्वायर आर, और इसको हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे। इसका हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे। कैसे लिखें सिंप्लीफाइड फॉर्म में? साइन स्क्वायर ओमेगा टी को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी अपॉन 2। साइन स्क्वायर ओमेगा टी को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी अपॉन में 2, साथ में dt है dt। अब इसका इंटीग्रेशन करना है। इसमें 2 कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो। 2 कांस्टेंट है तो बाहर निकाल लेंगे, आई नोट स्क्वायर आर अपॉन 2। अब अंदर क्या बच गया? 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी। इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं, और इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं, तो देखो फिर ये 2 बार आ गया, यहाँ पे 1 बच गया, और अकेला 1 है तो इसके साथ में यहाँ पे dt है तो t आ जाएगा। तो 1 का इंटीग्रेशन आ गया t। इसका इंटीग्रेशन देखेंगे, और कोस का तो साइन थीटा होता है, तो कोस 2 ओमेगा टी का क्या होगा? इंटीग्रेशन साइन 2 ओमेगा टी, कोस 2 ओमेगा टी का क्या होगा? साइन 2 ओमेगा टी, और अपॉन में 2 ओमेगा। इस एंगल का नीचे डिफरेंशिएशन भी करना होता है, तो टी का 1 हो जाएगा, तो 2 ओमेगा बच गया। तो 1 का इंटीग्रेशन टी, कोस 2 ओमेगा टी का क्या होगा? साइन 2 ओमेगा टी अपॉन में 2 ओमेगा। लिमिट कहाँ से कहाँ तक है? 0 से टी तक, तो 0 से टी तक इसकी लिमिट है। ठीक है,
आगे सोल्व करते हैं। ये अब वैल्यू पुट करनी है, पहले टी की वैल्यू यहाँ पुट करो और यहाँ पे पुट करो, उसके बाद फिर जीरो की वैल्यू यहाँ पे और यहाँ पे पुट करो। तो पुट कर देते हैं, यहाँ पे स्मॉल टी आएगा, स्मॉल टी आई नोट स्केयर आर अपॉन 2। अब लिमिट पुट करते हैं, पहले टी पुट करो यहाँ पे और यहाँ पे, तो पहले टी पुट किया हमने यहाँ पे, तो टी आ गया, ये टी यहाँ पे पुट करो, यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा साइन 2। इस ओमेगा की जगह हम लिख सकते हैं 2 पाई अपॉन में टी, है ना, इस ओमेगा की जगह 2 पाई अपॉन में टी, और ये टी तो यहाँ पे पुट करना है, तो यहाँ पे आ गया ये टी, ये पुट कर दिया हमने। इसके नीचे है 2 ओमेगा, इस 2 ओमेगा को एज इट इज रहने दो, इस 2 ओमेगा को एज इट इज रहने दो, और फिर जीरो पुट करना है यहाँ पे और यहाँ पे, यहाँ पे पुट करेंगे तो भी जीरो आएगा और यहाँ पे पुट करेंगे तो भी जीरो, तो माइनस में कर देते हैं हम जीरो। हमने लिमिट पुट कर दी इसके अंदर, देखो तो हमने ये टी यहाँ पे पुट कर दी और यहाँ पे पुट कर दी, और लिमिट पुट करने के बाद अब आगे देखते हैं कैसे सोल्व करें इसको। अब देखो ये टी तो एज इट इज रहेगा, और यहाँ पे वैल्यू देख लेते हैं, यहाँ पे टी से टी को काट देंगे, टी से टी को काट देंगे तो साइन 4 पाई बच गया, और साइन 4 पाई की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। साइन 4 पाई की वैल्यू जीरो, तो इसकी वैल्यू जीरो होगी तो ये सारा ही जीरो हो गया, है ना, तो आगे सारा जीरो हो गया हमारे पास, ये टी बच गया, टी का इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो इतना आंसर आ गया हमारे पास। अभी लिख लेते हैं, हमारे पास इतना आ गया आई नोट स्केयर आर, और इसका इससे मल्टीप्लाई कर दिया मतलब तो टी आ गया, और साथ में 2, इसका इससे करेंगे तो ये तो जीरो हो चुका है पहले से ही, तो बाकी सारा जीरो हो गया, ठीक है, इससे मल्टीप्लाई करके ये आंसर आ गया। ये क्या है हमारे पास, हम हीट निकाल रहे हैं, हीट, हीट जनरेटेड निकाल दिया हमने, कि जब भी हम किसी वायर के अंदर एसी करंट फ्लो करवाएंगे तो उसमें कितनी हीट जनरेट होती है वो इसकी आरएमएस वैल्यू बताएगी। तो हमने हीट कैसे निकाली, स्मॉल हीट से स्टार्ट किया, आई की वैल्यू पुट करी, आई इंस्टेंटेनियस करंट है, इंस्टेंटेनियस करंट होता है आई नोट साइन ओमेगा टी, आई नोट का स्क्वायर और आर हमने बाहर निकाल लिया, साइन स्क्वायर ओमेगा टी यहाँ पे बच गया, इसको सिंपल फॉर्म में लिख लिया, तो इसका फॉर्मूला ये होता है 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी अपॉन में 2, इसका 2 भी बाहर निकाल लिया हमने, बाहर निकाल लिया, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, यहाँ पे डी टी है तो टी आएगा, कोस 2 ओमेगा टी का साइन 2 ओमेगा टी अपॉन में 2 ओमेगा, ये इंटीग्रेशन है। लिमिट पुट कर दो, पहले ऊपर वाले पुट करेंगे फिर नीचे वाले, ऊपर वाले पुट करेंगे तो यहाँ पे कैपिटल टी, यहाँ पे भी कैपिटल टी आएगा, और ओमेगा की वैल्यू पुट कर दी 2 ओमेगा अपॉन में, सॉरी 2 पाई अपॉन में टी, नीचे 2 ओमेगा एज इट इज, टी से टी कैंसिल, साइन 4 पाई हो गया, साइन 4 पाई जीरो होता है तो ये सारा जीरो हो गया, हमारे पास टी बच गया, टी का इससे मल्टीप्लाई कर दो, ये आंसर आ गया, तो ये हीट जनरेटेड आ गई। अगर आई नोट करंट फ्लो होता है ना तो हीट जनरेटेड इतनी आएगी। फिर हमने निकालनी है आरएमएस वैल्यू, मीन वैल्यू, और मीन वैल्यू को इफेक्टिव वैल्यू भी कहते हैं, रूट मीन वैल्यू को वर्चुअल वैल्यू या फिर इफेक्टिव वैल्यू भी कहते हैं। तो हम इस तरह से कहेंगे, इफ ये अगर करंट फ्लो है ना, वो करंट फ्लो अगर ये है, इफ आरएमएस रूट मीन स्क्वायर करंट इज फ्लोइंग, इफ आरएमएस इज फ्लोइंग इन सर्किट, अगर सर्किट के अंदर ये करंट फ्लो रहा है, then heat generated, if RMS is flowing in circuit then heat generated is, तो अगर ये फ्लो रहा तो हीट जनरेटेड का फॉर्मूला, हीट जनरेटेड का फॉर्मूला हमने पढ़ रखा आई स्क्वायर आर टी, ये होता है हीट जनरेटेड का फॉर्मूला आई स्क्वायर आर टी, लेकिन हमने ये कहा कि करंट है वो आई आर एम एस है, तो हम इस करंट की जगह क्या लिखेंगे, आई आर एम एस, आई आर एम एस पुट करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे जो भी करंट फ्लो होता है वो टाइम कितना लेंगे पूरी साइकिल के लिए, तो इस टी की जगह हम कैपिटल टी पुट कर देंगे, तो इसकी जगह हम कैपिटल टी पुट कर देंगे, आई आर एम एस का स्क्वायर आर, और टाइम कितना है पूरी साइकिल के लिए, तो कैपिटल टी पुट कर देंगे। तो हमारे पास एक तो हीट जनरेटेड का फॉर्मूला ये है, और दूसरा हमने ये ड्राइव किया है हीट जनरेटेड का फॉर्मूला, दूसरा हीट जनरेशन का फॉर्मूला ये है, तो इन दोनों को हम कंपेयर कर देंगे, इन दोनों को हम कंपेयर कर देंगे। नाउ फ्रॉम 1 एंड 2 इनको कंपेयर करेंगे, कंपेयर करेंगे तो जो हमने पीछे निकाला था वो लिख लेते हैं, पीछे हमने निकाला वो ये है आई स्क्वायर आर टी अपॉन 2, और यहाँ पे हमारा ये है
आई आर एम एस का स्क्वायर आर टी, इतना है। इसमें जो कटता है वो काट देंगे, आर टी से आर टी काट देंगे। ठीक है, हमारे पास क्या बच गया, आई नोट स्क्वायर बाई 2, इधर क्या बच गया, आई स्क्वायर आर एम एस, इतना बच गया हमारे पास। तो इसको अब आगे हम सोल्व कर लेंगे। इसको आगे सोल्व करेंगे तो हमने आर एम एस ही निकालना है ना, आर एम एस वैल्यू ऑफ ए सी, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ ए सी, ये निकालना है। तो इसका स्क्वायर हटाएंगे, इसका स्क्वायर हटाएंगे तो ये अंडर द रूट आ गया है ना, ये अंडर द रूट आ जाएगा। तो इस आर एम एस की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, इस आर एम एस की वैल्यू आ गई, इसका स्क्वायर हटाएंगे तो ये स्क्वायर कट जाएगा, तो ये आई नोट बच जाएगा। और इसका स्क्वायर हटाएंगे तो ये अंडर द रूट आ जाएगा, तो ये अंडर द रूट 2 आ जाएगा। ठीक है, 1/√2 की वैल्यू होती है 0.707, ये 1/√2 है ना, 1/√2 की वैल्यू होती है 0.707, सोल्व करके देखना। और ये आई नोट था हमारे पास, आई नोट बच गया हमारे पास। तो आई आर एम एस की वैल्यू आ गई हमारे पास, आई आर एम एस की वैल्यू आ गई 0.707 आई नोट। तो रूट मीन स्क्वायर करंट या फिर वर्चुअल करंट या फिर इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट कितनी है, इट इज 0.707 टाइम्स ऑफ पीक वैल्यू ऑफ करंट। कल हमने जो एवरेज वैल्यू निकाली थी वो तो 0.637 टाइम्स थी, और आरएमएस वैल्यू निकालेंगे 0.70 टाइम ऑफ पीक वैल्यू ऑफ करंट। और सिमिलरली हम निकाल सकते हैं ई आरएमएस, ये तो आरएमएस करंट निकाला ना हमने, आरएमएस वोल्टेज भी निकाल सकते हैं। और आरएमएस वोल्टेज निकालेंगे वो भी सिमिलर इसी तरीके से आएगी, कितनी आएगी 0.707। और ये करंट निकाला था तो करंट की पीक वैल्यू है, ये ईएमएफ निकालेंगे तो ईएमएफ की पीक वैल्यू लिख दो यहाँ पे, ये पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ। तो इस तरह से इसको भी सोल्व कर सकते हैं हम। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं इससे आगे, फेजर डायग्राम, करंट से रिलेटेड है। नेक्स्ट पढ़ते हैं फेजर, फेजर एंड फेजर डायग्राम। तो ये फेजर्स क्या होते हैं, फेजर्स क्या होते हैं देखो, हम यहाँ पे ये एक्स एक्सिस लेंगे, यहाँ पे वाई एक्सिस लेंगे। हमने पीछे देखा कि आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट निकाली हमने, ऐसे मीन वैल्यू ऑफ करंट निकाली। तो यहाँ पे इंस्टेंटेनियस करंट, हमने इसका डेरिवेशन किया है, किससे किया है, इंस्टेंटेनियस करंट से। और इसी तरह से इंस्टेंटेनियस ईएमएफ भी होती है, हमने कल पढ़ा था इंस्टेंटेनियस करंट और इंस्टेंटेनियस ईएमएफ। तो इस ग्राफ के अंदर हम यहाँ पे करंट और ईएमएफ को रिप्रेजेंट करेंगे, करंट और ईएमएफ को रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे मान लो हमने करंट मान लिया, यहाँ पे हमने ईएमएफ मान ली, है ना, करंट मान लिया, ईएमएफ मान ली, इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया हमने। तो इनके बीच में यहाँ पे एंगल है, ये एंगल मान लो ओमेगा टी मान लिया, ये एंगल फाई मान लिया। फाई का मतलब ये एंगल अलग है और ये एंगल कुछ अलग है, एंगल है ये। तो हम सर्किट देखेंगे अलग अलग कि किसी सर्किट में रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, किसी सर्किट में रेजिस्टेंस के साथ कैपेसिटर कनेक्टेड है, किसी में इंडक्टर कनेक्टेड है। तो अगर सर्किट में अलग अलग कंपोनेंट कनेक्ट हो गए, रेजिस्टर कैपेसिटर इंडक्टर, तो यहाँ पे एंगल की वैल्यू भी अलग अलग आएगी। मान लो इसका एंगल चेंज हो गया, एंगल ज्यादा होगा, और इसका एंगल ज्यादा होगा तो ये कहाँ से, यहाँ से आगे आ जाएगा, फिर तो ये यहाँ पे आ जाएगा। एंगल अगर 90 डिग्री हो गया तो फिर तो यहाँ पे आ जाएगा। तो इसका मतलब ये रोटेटिंग वेक्टर है ना, रोटेटिंग वेक्टर। तो यहाँ पे करंट और ईएमएफ दोनों क्या है, रोटेटिंग वेक्टर है, रोटेट